डीएलएड क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग F1 को आगे पढ़ेंगे और दूसरे यूनिट से 3 टॉपिक्स हैं और 3 में से पहला टॉपिक पिछले क्लास में क्लियर हो चुका है और आज के क्लास में हम लोग दूसरे और तीसरे टॉपिक को समझेंगे। सबसे पहले किताब के द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा, उसके बाद फिर मेरे अपने जो बनाए हुए नोट्स हैं उसके द्वारा मैं आप लोगों को ब्रीफली सारा कुछ डिस्कस कर दूंगा। और आज के क्लास में लास्ट में आप लोग लास्ट तक ज़रूर वॉच करें, क्योंकि लास्ट में आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देने जा रहा हूं और उन प्रश्नों के उत्तर बना करके आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना है या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी आप अपने आंसर को सेंड कर सकते हो और आपके आंसर की जांच की जाएगी और यदि उसमें कुछ त्रुटि है, उसमें कुछ कमी है तो उसे पूरा करने के लिए भी बताया जाएगा। तो पूरी तैयारी होगी आपकी, इसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहें, निश्चिंत रहें, आपका एक एक टॉपिक क्लियर किया जाएगा। तो चलिए आज शुरू करेंगे। विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया, ये दूसरा टॉपिक है। विभिन्न कारकों की भूमिका व प्रभावों की समझ। और तीसरा टॉपिक है कि शिक्षा, शिक्षण तथा विद्यालय। तो ये दोनों ही टॉपिक आज क्लियर हो जाएंगे और आपका यूनिट सेकंड जो है F1 का ये कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया कैसे होती है। और पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना था कि समाजीकरण क्या है और समाजीकरण की प्रक्रिया में विद्यालय की क्या भूमिका होती है। तो आज के हम लोग इस टॉपिक में समझेंगे कि विद्यालय में समाजीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें कौन कौन से कारक प्रमुख भूमिका निभाते हैं और इससे प्रश्न आपके बनते हैं, डीएलएड में इसके ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये समझें कि विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया कैसे होती है। तो आपको कुछ उदाहरण देकर के पुस्तक में समझाया गया है। तो यहाँ पे एक उदाहरण को हम लोग देखते हैं कि रामपुर का उत्क्रमित मध्य विद्यालय रोज की तरह 8 बजे सुबह में प्रारंभ हुआ। 8 बजे सुबह में प्रारंभ हो गया स्कूल। प्रार्थना प्रारंभ हुई। सभी बच्चे कक्षावार पंक्तिबद्ध खड़े होकर के प्रार्थना में भाग ले रहे थे। जैसे जैसे प्रार्थना आगे बढ़ रही थी कुछ बच्चे अधीर हो रहे थे, मतलब उनमें अधीरता आ रही थी। एंड रेनू और समिता आपस में फुसफुसाते हुए कुछ बात कर रहे थे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आपस में बातचीत करने लग जाते हैं प्रार्थना के दौरान। वही पंक्ति के पीछे के कुछ बच्चे प्रार्थना में चुपचाप खड़े थे तथा गाने में भाग नहीं ले रहे थे और कुछ बच्चे गर्मी से परेशान होकर के गिर रहे थे। कुछ शिक्षक इन बच्चों को छाया में ले जा रहे थे। इसी बीच पीटी की शिक्षिका श्रीमती मंजू की नज़र बात करते हुए रेणु और समिता पर पड़ी तो उन्होंने दोनों को डांटते हुए प्रार्थना में भाग लेने का निर्देश दिया। साथ ही बिहार गीत समाप्त होने के बाद समस्त बच्चों को सावधान होने का आदेश देकर प्रार्थना में एकाग्रता के साथ भाग लेने के बारे में बताने लगी। हालांकि प्रार्थना में भी उत्तर पश्चिम कोने पर खड़े 2-3 शिक्षक आपस में बातें करते हुए हंस रहे थे। प्रार्थना खत्म होने के बाद बच्चे अपने अपने कक्षा की तरफ बढ़े। रास्ते में बच्चों के बीच धूप में बच्चों के गिरने, रेणु और समिता को मिली फटकार तथा मंजू मैम के द्वारा सभी बच्चों को अनुशासित रहने की सलाह पर छोटे छोटे समूहों में बात हो रही थी। बच्चे रास्ते में मिलने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं का अभिवादन भी कर रहे थे। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम कह रहे थे, जिसमें कुछ शिक्षक जवाब देते और कुछ बिना बोले या बिना किसी जवाबी मुद्रा के आगे बढ़ते जा रहे थे। कक्षा प्रारंभ हुई। शिक्षिका ने उपस्थिति लिया तथा गणित का शिक्षण कार्य शुरू किया। शिक्षिका ने एक सवाल श्यामपट्ट पर लिख करके बच्चों को हल करने के लिए कहा और कोई दूसरा व्यक्तिगत कार्य करना प्रारंभ कर दिया, यानी कि वे अपने किसी निजी काम में जुट गईं, है ना। तो जब शिक्षिका अपने व्यक्तिगत कार्य में जुट गईं तो बच्चे आपस में बात करने लगे और लड़ने लगे। तभी राजू को गिरने से चोट लग गई। शिक्षिका का ध्यान उस तरफ गया। उसने राजू को डांटना प्रारंभ कर दिया। तब कक्षा मॉनिटर ने नम्रतापूर्वक हस्तक्षेप करते हुए कहा कि मैडम मैडम यह गलती सौरभ की है। शिक्षिका ने सौरभ को भी डांटा और दोनों को बैठने को कहा। शिक्षिका के जाने के बाद बच्चों के बीच फिर से बातचीत होने लग गई। बातचीत का बिंदु मैडम का कक्षा में खड़ा होने की स्थिति था। ब्रिजेश कह रहा था कि मैडम बोर्ड पर लिख करके बोर्ड के सामने ही खड़ी हो जाती हैं। उस पर राकेश ने कहा, तुम तो मैडम से ऐसे ही चिढ़ते हो। इस पर राखी ने कहा कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मैडम बहुत अच्छी हैं, वह स्मार्ट लगती हैं।
वो जब सामने खड़ी होती हैं तो उनके खड़े होने का तरीका हमको बहुत अच्छा लगता है। इस पर शुभ्रा ने कहा, वाकई मैडम अच्छी हैं। कक्षा के बाहर भी मिलने पर वह प्यार से सर पर हाथ रखती हैं और हालचाल भी पूछती हैं। इस पर धीरज ने कहा, मैडम तुम सब लड़कियों को प्यार करती हैं, लड़कों को तो वे केवल डांटती हैं। इस पर गुलशन ने कहा, मैडम से अच्छी कोई भी शिक्षिका इस विद्यालय में नहीं है। मैं तो बड़ी होकर के उन्हीं की तरह बनना चाहूँगी। इस पर एक लड़की ने कहा, तुमको उनमें क्या अच्छा लगता है? इस पर गुलशन ने कहा, मुझे उनका कपड़ा पहनना, उनके बात करने का तरीका तथा कक्षा के बाहर भी बच्चों से प्यार करना, यह सब अच्छा लगता है। इस पर शोभित ने कहा, हाँ मैडम, खाली घंटी में भी कुछ न कुछ पढ़ती रहती हैं, कभी किसी से गप्पे मारकर समय बर्बाद नहीं करती हैं। इस पर एक लड़का संजय ने कहा कि हाँ, तुम बिल्कुल सही कहती हो, मैडम बहुत अच्छी हैं, सबको बहुत प्यार करती हैं। गुलशन ने कहा कि ब्रिजेश कहता है कि मैडम केवल बच्चों को डांटती हैं। शोभित ने कहा कि यह गलत कह रहा है, मैडम किसी को नहीं डांटती, गलती करोगे तो समझाएंगी नहीं। वर्ग के लगभग सभी लड़कों ने शोभित की बात का समर्थन किया। इसी बीच अगली शिक्षिका का प्रवेश हुआ। इस घंटी के समाप्त होने के बाद अतुल अपने दोस्तों से बात कर उन्हें मना रहा था कि उसके एक दो दोस्त सामने टूटी हुई बिल्डिंग में चलें, क्योंकि कल उसका क्रिकेट बॉल वहां चला गया था, परंतु वे तैयार नहीं हो रहे थे क्योंकि पकड़े जाने पर डांट पड़ सकती है। एक लड़की ने भी उसका समर्थन किया। इसी बीच शिक्षिका आ गई तथा कक्षा फिर से चलने लगी। फिर भोजनावकाश की घंटी बजी। सभी बच्चे बरामदे तथा खुले मैदान में शोर मचाते हुए जाने लगे। शिक्षक शिक्षिकाएं भी उस स्थान की ओर प्रस्थान किए। भोजन के लिए पांत लग गई। सारे बच्चे पांत में बैठ गए। कुछ मैले कुचेले कपड़ों में, कुछ के नाखून बढ़े हुए। उनकी दशा को देखने से ही उनके आर्थिक व सामाजिक परिवेश का पता चल रहा था। कुछ बच्चों का समूह भोजन परोसने में शिक्षिकाओं की मदद कर रहा था। भोजन परोसते हुए वे बच्चे लगातार उन बच्चों को ज़्यादा देना चाहते थे जो उनके मित्र थे या देखने में संभ्रांत लगते थे। तभी एक बच्चे ने अपने बगल के बच्चे की थाली से कुछ निकालने का प्रयास किया। परिणाम स्वरूप आपस में झगड़ा होने लगा कि इस बच्चे ने मेरे भोजन को हाथ लगा दिया, मैं तो खाना नहीं खाऊंगा। किसी तरह झगड़ा का निपटारा कर दिया गया। भोजनावकाश खत्म हुआ और कक्षा की घंटी भी लग गई, परंतु शिक्षक शिक्षिकाओं का ध्यान इस ओर नहीं गया। वे अपने अपने बातों में मशगूल थे। बातों का मुख्य विषय पैसों का निवेश, गांव की राजनीति, खेतीबाड़ी, बढ़ती महंगाई इत्यादि था। यह रोज की परंपरा हो गई थी। शिक्षक मंडली बातचीत में मशगूल रहती है तथा बच्चे खेलते या झगड़ते रहते हैं। इन दिनों शिक्षकों की बैठकी में राधा मैडम, पुष्पा मैडम, संतोष पासवान सर तथा जाफर सिद्दीकी सर भी बैठने लगे थे। ये शिक्षक पहले नहीं बैठते थे, लेकिन दूसरे सभी इन पर ताने दिया करते थे। कभी कभी अकेले भी कर दिया करते थे। उधर बच्चे आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, कुछ मारपीट कर रहे थे, कुछ गालियों का प्रयोग कर रहे थे। 7वीं 8वीं पीरियड में दो बच्चे बात कर रहे थे। उनमें से एक कह रहा था कि आज हमारे पास कुछ पैसे हैं, मैं घर से कुछ पैसे लाया हूँ, हम सब बाजार चलते हैं, वहाँ वीडियो गेम खेलेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे। ये दोनों बच्चे और भी बच्चों जैसे नीलू, मंटू, दिनेश, नीलिमा, पिंकी, कौशल, समीप, जावेद इत्यादि को भी ले जाना चाहते थे। इसमें से नीलिमा नहीं जाना चाहती थी। उसने कहा कि माँ ने मुझे मना किया है, हमें पढ़ाई करनी है। यह चर्चा चलती रही। अंत में बच्चों ने सोचा कि इनके समूह में रहने से बहुत सुविधाएं मिलेंगी, वो मज़ा भी आएगा। यदि इनके साथ नहीं जाएंगे तो ये तंग करेंगे। ये सोचकर बच्चे जाने के लिए राजी हो गए। दूसरी ओर प्रधानाध्यापक गांव के एक व्यक्ति से चर्चा करने में व्यस्त थे। उसी बीच कक्षा में काफी कोलाहल होने लगा। घंटी समाप्त होने के 10 मिनट पहले प्रधानाध्यापक ने बच्चों के पास पहुंचकर कारण की पड़ताल करना चाहा। एक बच्चे ने कहा कि सर, हम लोगों के गेम की कक्षा है और पीटी शिक्षक से बॉल मांगा जा रहा है तो वे दे नहीं रही हैं। अभी यह बात चली रही थी कि गांव का एक व्यक्ति काफी रोष में विद्यालय परिसर में प्रवेश किया। उसने बताया कि मेरा बच्चा तो विद्यालय आना ही नहीं चाहता है। बताता है कि शिक्षक मुझसे साफ सफाई का काम तो करवाते हैं, परंतु जब पानी देने, चौक देने या बैठने की बात होती है तो वे हमेशा भेदभाव करते हैं। मेरा मन विद्यालय में नहीं लगता है। प्रधानाध्यापक ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए न्यायोचित कदम उठाने का आश्वासन दिया। इसी बीच छुट्टी की घंटी बज गई और सारे विद्यार्थी अपने अपने घर की ओर चले। कुछ लड़कियां आपस में चर्चा करते हुए घर जा रही थी। चर्चा का मुख्य बिंदु था कि ये लड़के तो जब मन करता है कक्षा में रहते हैं, नहीं मन करता है कक्षा से भाग जाते हैं। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि घर और बाहर सबों का ध्यान हमारी ओर लगा रहता है।
एक ने कहा कि मंटू इतना शैतान है कि शिक्षिका की अनुपस्थिति में हमेशा हमें तंग करते रहता है। पता नहीं क्यों शिक्षिकाएं भी उससे कुछ क्यों नहीं कहती हैं। दूसरे ने कहा, अरे हमें तो घर के काम में भी हाथ बटाना पड़ता है और पढ़ाना भी पड़ता है, इन लड़कों का क्या? ना घर का कोई काम है, ना कोई जिम्मेदारी, मस्ती में घूमते रहते हैं, हम तो बोझ से लदे रहते हैं। दूसरे ने कहा, यार घर से स्कूल अच्छा लगता है, यहाँ दोस्तों से भी मिलते हैं तथा बहुत कुछ सीखने को मिलता है। शिक्षक यह भी बताते हैं कि भविष्य में क्या बनना अच्छा होगा और कैसे बना जा सकता है। इस पर एक लड़की ने कहा कि बनना क्या है, हम शिक्षक या डॉक्टर बनेंगे, नेता या सैनिक तो लड़के ही बनेंगे। श्रुति ने कहा कि अधिकांश शिक्षक यही सलाह देते हैं, केवल जवाहर सर तथा कांति मैडम कहते हैं कि लड़के या लड़की में कोई अंतर नहीं है, जो लड़के बनेंगे वह लड़की भी बन सकती है, बल्कि लड़कियां ज्यादा अच्छा कर रही हैं। इस तरह बातें करते हुए बच्चियां गांव में प्रवेश करती हैं। अब इस उदाहरण में आप लोगों ने एक रोजमर्रा के विद्यालय का एक दैनिक रूटीन देखा, अपने डेली रूटीन देखा। इसी प्रकार की घटनाएं विद्यालय में प्रतिदिन घटित होती हैं और चर्चा के विमर्श के बिंदु बच्चों के बीच इसी प्रकार के होते हैं। अब इस दृष्टांत में आप लोगों को कुछ गहरी चीज़ों को समझना है। उन चीज़ों को समझना है जो सामान्य लगती हैं लेकिन गहरा अर्थ रखती हैं। आपके सामने यहाँ विमर्श के बिंदु दिए हुए हैं और इन बिंदुओं को जब आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये बड़ा काम करती हैं, बड़ा प्रभाव डालती हैं। आपके अनुसार विद्यालय में प्रार्थना के आयोजन की क्या ज़रूरत है? आपको इस पर सोचना है, अपने विचार लिखने हैं। विद्यालय में चेतना सत्र का आयोजन किया जाता है तो उसकी क्या ज़रूरत है? और चेतना सत्र के दौरान विद्यालय में किस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं उसका अच्छा वर्णन किया गया इस उदाहरण में, जो अमूमन हर एक विद्यालय में देखने को मिलता है प्रार्थना के समय। अगला है कि समाजीकरण की प्रक्रिया में छात्र छात्राओं के आपसी संवादों की क्या भूमिका है। छात्र छात्राएं आपस में संवाद करते हैं, विभिन्न बिंदुओं पर अपना विचार प्रकट करते हैं, तो इस तरह की संवाद की क्या भूमिका है, स्पष्ट करें। अगला है कि विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का उल्लेख करें। तो विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया को बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं और शिक्षकों का बड़ा योगदान रहता है इसमें। आपने देखा कि बच्चे शिक्षक की बातों से किस प्रकार से प्रभावित होते हैं। जो शिक्षक बच्चों को, लड़कियों को यह कहते हैं कि लड़के लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं है, बच्चे उनका नाम याद रखते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। जो शिक्षक ऐसे ही समय बर्बाद करते हैं उसके बारे में भी बच्चे समझते हैं और उनके बारे में भी डिस्कशन करते हैं, उसके बारे में भी, उनके बारे में भी अपनी राय रखते हैं। तो समाजीकरण की प्रक्रिया इसी प्रकार से होती है, क्योंकि समाज और विद्यालय एक दूसरे के पूरक हैं। समाज से विद्यालय बना है और विद्यालय के ऊपर एक महती जिम्मेदारी है कि वह समाज की आने वाली पीढ़ियों को वो सारे सांस्कृतिक मूल्य, सारी सांस्कृतिक परंपराएं हस्तगत करते चलें। साथ ही जो महत्वपूर्ण ज्ञान है, सूचनाओं का जो भंडार है, उसे आने वाली पीढ़ियों को देने का काम विद्यालय का है। और विद्यालय में कौन कौन से लोग होते हैं? तो विद्यालय में मुख्य रूप से शिक्षक की भूमिका होती है। शिक्षक शिक्षिकाओं की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है समाजीकरण की प्रक्रिया में। प्रत्येक शिक्षक का प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ता है। तो विद्यालय और समाजीकरण एक दूसरे से परस्पर कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। इसकी चर्चा हम लोगों ने पहले क्लास में भी की थी और आगे मैं आप लोगों को नोट्स के माध्यम से इसकी जो फैक्चुअल जानकारी है, बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे आपसे एग्ज़ाम में जिसके उत्तर आपको डायरेक्ट इस तरह से किताब में नहीं मिलेंगे, आपको सोचना पड़ेगा। तो वो सारा मैंने नोट्स बना करके आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। तो हम लोग आगे नोट्स की ओर भी बढ़ेंगे। कुछ आगे देख लेते हैं कि विद्यालय एक और विमर्श की बिंदु है। विद्यालय जीवन आलोचनात्मक चेतना को विकसित करता है। आलोचनात्मक चेतना, आलोचनात्मक मतलब क्रिटिकल कॉन्शसनेस। तो क्रिटिकल कॉन्शसनेस को विकसित करने का काम करता है विद्यालय जीवन। इस कथन से आप कितना सहमत हैं? क्या विद्यालय में
आलोचनात्मक चेतना का विकास हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है। बहुत हद तक संभव है कि विद्यालय में आलोचनात्मक चेतना का विकास होता है, क्योंकि विद्यालय का जो परिवेश होता है, विभिन्न पृष्ठभूमि से बच्चे वहाँ आते हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि के शिक्षक वहाँ आते हैं, तो कुल मिलाकर के एक वहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है ना, वो विविधतापूर्ण होता है। तो उस विविधतापूर्ण वातावरण में बच्चों को सीखने को बहुत कुछ मिलता है, और हमारा जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य है, जो समाजीकरण की प्रक्रिया है, उसका एक बड़ा भाग बच्चों को विद्यालय में देखने को मिलता है। एक क्रियाकलाप है कि आप अपने विद्यालय में होने वाली औपचारिक व अनौपचारिक गतिविधियों व व्यवहारों का अवलोकन करें तथा उसकी सूची विद्यालय व शिक्षक संचालित, छात्र संचालित तथा इन 3 कोटियों के अंतर्गत बनाएं। आप यह भी अवलोकन करें कि बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया में अधिक प्रभावी कौन कौन सी गतिविधियां व व्यवहार हैं। इस संदर्भ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। अभी जो छोटे छोटे टास्क हैं, आप इन्हें बनाते जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब इसमें कुछ और उदाहरण दिए हुए हैं, आप लोग इसे पढ़ करके इसे समझने का प्रयास करें कि इन उदाहरणों से क्या कहा जा रहा है। ठीक है, तो जो विषय वस्तु की समझ निकल करके आएगी, तो यहाँ पे उसके बारे में बतलाया गया। आपने यह विचार किया होगा कि हमारे बचपन के शुरुआती दिन परिवार व आस पड़ोस तक ही सीमित रहते हैं। इस परिवार व आस पड़ोस में बच्चों के समाजीकरण का प्रथम चरण चलता है। समाजीकरण के बारे में हम लोगों ने चर्चा की हुई है कि समाजीकरण की प्रक्रिया के 2 प्रमुख भाग होते हैं, प्राथमिक समाजीकरण और द्वितीय समाजीकरण। तो प्राथमिक समाजीकरण मुख्य रूप से माता पिता, परिवार के सदस्य, मित्र है ना, इनका प्रभाव पड़ता है। तो इस परिवार व आस पड़ोस में बच्चों के समाजीकरण का प्रथम चरण चलता है, परंतु वहाँ उनको उतनी विविधता का सामना नहीं करना पड़ता है जितनी विविधताएं उन्हें विद्यालय में मिलती हैं। भिन्न भिन्न उम्र, लिंग, जाति, धर्म, संप्रदाय, संस्कृति, आचार व्यवहार, आर्थिक सामाजिक दशा आदि से संबंधित बच्चों, शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों की मौजूदगी बच्चों के लिए समाज के एक लघु रूप का बिंब प्रस्तुत करता है। एक छोटा सा संसार विद्यालय में देखने को उन्हें मिलता है, और इस प्रकार समाजीकरण हेतु बच्चों को विद्यालय में ज़्यादा अवसर प्राप्त होता है। विद्यालय में बच्चे न सिर्फ समाज के विविध रूपों से परिचित होते हैं, वरन विभिन्न प्रकार की गतिविधियों, आयोजनों व भूमिकाओं से भी होकर के उन्हें गुजरना पड़ता है। प्रार्थना, योग, व्यायाम, खेलकूद, कक्षा शिक्षण, सांस्कृतिक गतिविधियों, बागवानी, वृक्षारोपण, प्रभात फेरी, रैलियों, विभिन्न दिवसों को मनाए जाने हेतु आयोजित कार्यक्रमों तथा अपने साथी समूहों, शिक्षकों व अन्य लोगों के साथ होने वाले संवादों, वस्तुओं के आदान प्रदान आदि के माध्यम से, और विद्यालय प्रतिनिधि, कक्षा प्रतिनिधि, बाल संसद व विद्यालय में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में मिलने वाली भूमिकाओं व उत्तरदायित्व आदि के माध्यम से बच्चों के अंदर संवेदनशीलता, मैत्री, समूह भावना तथा परस्पर सहयोग व जिम्मेवारी की भावनाओं का विकास होता है। बच्चे के विद्यालयी जीवन में ऐसे अनेकों कारक मौजूद होते हैं जिनके माध्यम से समाजीकरण की प्रक्रिया संचालित होती है, परंतु कभी कभी विद्यालयों में बच्चों के समाजीकरण की यह प्रक्रिया सहभागात्मक की बजाय दमनकारी स्वरूप धारण कर लेती है। बच्चों की समझ व संवेदनाओं को महत्व न देते हुए विद्यालयी घटक अपने निर्मित आधारों के अनुरूप अनुकूलन हेतु बच्चों को बाध्य करते हैं। बच्चों के अपने जो बात होती है उसको महत्व नहीं दिया जाता है। कभी कभी ऐसी स्थिति होती है, और जब यह ऐसी स्थिति आती है तो बच्चों का जो बालमन होता है वह गंभीर कुंठाओं से और अंतर्विरोधों से भर जाता है। कभी कभी बच्चा परिवार व आस पड़ोस के माध्यम से स्वाभाविक ढंग से सीखे हुए व्यवहारों व मूल्यों को भूल कर नकारात्मक व्यवहार करने लगता है, और इस प्रकार दमनात्मक समाजीकरण, विसमाजीकरण यानी कि पूर्व समाजीकरण के प्रभाव को नष्ट करने वाला तथा नकारात्मक समाजीकरण, नेगेटिव सोशलाइजेशन की दिशा की ओर ले जाने का काम करने लगती है। अतः विद्यालयी वातावरण में चलने वाले सौदेश्य समाजीकरण की प्रक्रिया में बच्चों की समझ व संवेदनाओं के लिए भी जगह होनी चाहिए, ताकि सही मायने में यह प्रक्रिया बाध्यकारी की बजाय लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप चयनात्मक व मूल्यांकनात्मक हो सके।
अतः विद्यालयों में एक समझ विकसित करने की आवश्यकता है कि बच्चे भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान है और हमें वर्तमान के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। वर्तमान को सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने हैं। तो विद्यालय जीवन के विभिन्न कारक बच्चों के समक्ष सामाजिक अंतःक्रिया के विभिन्न अवसर प्रस्तुत करते हैं। यह सामाजिक अंतःक्रिया मूलतः सहयोग, प्रतियोगिता, संघर्ष, व्यवस्थापन तथा आत्मसातीकरण के रूप में होती है। परस्पर सहयोग यानी कि कोऑपरेशन, एक दूसरे को सहयोग देना, और प्रतियोगिता, कंपटीशन की भावना होती ही है बच्चों में, विद्यालयों में। और संघर्ष चलता रहता है, एक दूसरे से आगे बढ़ने का संघर्ष, एक दूसरे से जीतने का संघर्ष। व्यवस्थापन, एकोमोडेशन होता है बच्चों के बीच व्यवहार का। आत्मसातीकरण होता है, वे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं तो आत्मसात करते जाते हैं। तो इस प्रकार से विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो और अब चलेंगे थोड़ा सा हम लोग तीसरे पॉइंट की ओर। तीसरा पॉइंट है शिक्षा, शिक्षण तथा विद्यालय, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक आधार। तो इसे भी उदाहरण के द्वारा समझाया गया है बहुत अच्छे तरीके से। और उदाहरण चूँकि आपको स्पष्ट रूप से ये सारा चित्र जो है वो आपके सामने चलने लग जाता है और आप इसे बिल्कुल कल्पना करके देख सकते हो। इसीलिए उदाहरण के द्वारा ये सारी चीज़ें समझाई गई हैं जो आपको काफ़ी हेल्प करती हैं चीज़ों को समझने में। लेकिन अब हम लोग डायरेक्ट नोट्स की ओर बढ़ेंगे, जहाँ आप डायरेक्ट फैक्चुअल मीडियम से आप चीज़ों को समझ पाएंगे। और चूँकि एग्ज़ाम में आपको लिखने के लिए नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो चलिए बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, बिहार डीएलएड नोट्स F1 और इकाई 2 से विद्यालय तथा समाजीकरण का नोट्स है ये। और इसके पहले पार्ट को मैंने पिछले क्लास में बताया था, जिसमें पहले टॉपिक को क्लियर किया गया था। और यह नोट्स जो है वो वेबसाइट पर अवेलेबल करा दिया गया है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और इस नोट्स को जिसे हम लोग आज पढ़ रहे हैं, इसे भी बहुत जल्द वेबसाइट पे अपलोड करा दिया जाएगा। तो आप लोग रेगुलर विजिट करते रहें वेबसाइट को, ताकि आप लोगों को सारे क्लासेस के नोट्स मिलते रहें और आप लोग खुद से अपना नोट्स भी बनाते रहें, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि इन नोट्स में टोटल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, आपको इसे और ज़्यादा एलेबोरेट करना होगा और ज़्यादा विस्तार करके चीज़ों को समझना होगा, लिखना होगा। तो आज हम लोग टॉपिक 2 से शुरुआत करते हैं। विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया, विभिन्न कारकों की भूमिका व प्रभावों की समझ। तो सबसे पहले समझते हैं कि विद्यालय क्या है। तो विद्यालय एक सामाजिक अभिकरण है ना। विद्यालय एक सामाजिक अभिकरण है। और पिछले उदाहरण में हमने देखा कि किस प्रकार से विद्यालय में जो घटनाएं घटित होती हैं वो बच्चों को किस प्रकार से प्रभावित करती हैं, चाहे वो शिक्षकों की छोटी छोटी बातें हों, बच्चों के आपस में कही गई छोटी छोटी बातें हों, तो वो सारी चीज़ें समाजीकरण की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। और विद्यालय जो है इन सब का एक अभिकरण है, यानी कि यहाँ पे वो सारी चीज़ें घटित होती हैं। सामाजिक अभिकरण का तात्पर्य होता है कि विद्यालय समाज के उद्देश्यों की पूर्ति करे। ठीक है, विद्यालय समाज के उद्देश्यों की पूर्ति करे, समाज के जो मानक मूल्य, रीतियाँ आदि हैं उनसे तादात्म्य स्थापित करे और उसके अनुसार अनुकूलन करे। तो विद्यालय एक सामाजिक अभिकरण है, इसे आप याद रखेंगे। एक शिक्षाविद हुए टी.एम. ग्रीन, उनके अनुसार विद्यालय समाज का मस्तिष्क होता है। विद्यालय क्या है? तो विद्यालय समाज का मस्तिष्क होता है। यह विशेष रूप से सोचने वाली संस्था होती है जो समाज की अन्य संस्थाओं को सोचने की प्रक्रिया में नेतृत्व और निर्देशन प्रदान करता है। तो विद्यालय के बारे में एक बहुत ही अच्छी बात कही गई है टी.एम. ग्रीन के अनुसार कि विद्यालय समाज का मस्तिष्क होता है। अब जैसा मस्तिष्क होगा उसी प्रकार का शरीर होगा। अगर आपके मस्तिष्क में सोचने समझने की क्षमता अच्छी है तो निश्चित रूप से आपका डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, क्योंकि बाल विकास में आप लोगों को पढ़ना है। बाल विकास में जो
विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, उसमें मस्तिष्क यानी कि बुद्धि का भी अहम योगदान होता है। और जिन बच्चों की बुद्धि कुशाग्र होती है, उनका विकास उन बच्चों की अपेक्षा ज़्यादा होता है जो थोड़े मंद बुद्धि वाले होते हैं। उसी प्रकार से विद्यालय क्या है, तो विद्यालय समाज का मस्तिष्क होता है। और विद्यालय अगर अच्छा है किसी समाज का, किसी गांव का, तो निश्चित रूप से वहाँ से जो बच्चे निकल रहे होंगे वे अच्छे होंगे। जिस क्षेत्र में वे बच्चे जाएंगे वहाँ अच्छा करेंगे, और वहाँ के समाज की स्थिति उन गांवों की अपेक्षा ज़्यादा अच्छी होगी जहाँ विद्यालय सुचारू ढंग से नहीं चलता है। तो विद्यालय को समाज का मस्तिष्क किसने कहा है? टी.एम. ग्रीन ने कहा है। इसे भी आप याद रखेंगे। यह समाज की अन्य संस्थाओं को सोचने की प्रक्रिया में नेतृत्व और निर्देशन प्रदान करता है। ये बहुत बड़ी बात है कि अन्य जो संस्थाएं हैं उसे नेतृत्व प्रदान करने वाली संस्था विद्यालय है। विद्यालय में समाजीकरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक क्या हैं, इसे अब समझते हैं। तो विद्यालय समाज की एक ऐसी औपचारिक संस्था है जहां अधिगम प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न होती है। विद्यालय समाजीकरण के अभिकरण के रूप में कार्य करता है। विद्यालय बौद्धिक और सामाजिक अनुभव प्रदान करता है। इन अनुभवों के द्वारा बच्चों में उन कौशलों, ज्ञान, रुचियों और अभिवृत्तियों का विकास होता है जो उन्हें एक विशिष्ट व्यक्ति के रूप में पहचान बनाने के लिए आवश्यक होती है। अर्थात बच्चे के संपूर्ण सर्वांगीण विकास का जो अहम स्थान है वो विद्यालय है, और साथ ही उनकी उन योग्यताओं और क्षमताओं को गढ़ती है जो उन्हें समाज में परिपक्व नागरिक की भूमिका अदा करने में मददगार होती है। विद्यालय समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों तरीकों से प्रभावित कर सकता है। तो समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रत्यक्ष ढंग से भी प्रभावित करता है, अप्रत्यक्ष ढंग से भी प्रभावित करता है। तो हमें इन दोनों कारकों को अलग अलग समझना है। वे कारक कौन कौन से हैं जो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, आइए उसके बारे में जानते हैं। प्रत्यक्ष कारक क्या क्या हैं? छात्र छात्र अंतःक्रिया, छात्र और छात्र के बीच अंतःक्रिया। आप लोगों को पता है ही कि एक विद्यालय में जहाँ 200, 400, 500, 1000 बच्चे आ रहे हैं, तो वे अलग अलग घर से आ रहे हैं और उनके प्रत्येक बच्चे के घर का अपना अलग अलग बैकग्राउंड है। सभी के घर की स्थिति एक जैसी नहीं है। भाषाई आधार पर भी अलग हो सकता है, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अलग हो सकता है, उनके परिवार की आर्थिक स्थिति क्या है इसके अनुसार भी अलग हो सकता है, धर्म के अनुसार अलग हो सकता है, संप्रदाय के अनुसार अलग हो सकता है, जाति के अनुसार अलग हो सकता है, वर्ग के अनुसार अलग हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि विविधतापूर्ण वातावरण से बच्चे वहाँ आते हैं, और विद्यालय एक ऐसा स्थान है जहाँ सभी बच्चों को एक साथ रहना है, एक साथ काम करना है, एक साथ सामूहिक गतिविधियों में भाग लेना है। तो उनमें अंतःक्रिया होगी, वे एक दूसरे से बातचीत करेंगे, एक दूसरे से सहयोग लेंगे, एक दूसरे के साथ जो उनका व्यवहार होगा उसे ही छात्र छात्र अंतःक्रिया कहते हैं। इस प्रकार से एक बच्चे का जो सामाजिक प्रवेश है वो दूसरे बच्चे के पास जाएगा और दूसरे बच्चे का सामाजिक प्रवेश पहले बच्चे के पास आएगा, यानी कि वहाँ पर सामाजिक परिवेश का आदान प्रदान हो रहा है। दो अलग अलग परिवेश के बच्चे एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से उन दोनों के बीच अंतःक्रिया हो रही है और वहाँ पे सामाजिक परिवेश का आदान प्रदान हो रहा है। तो समाजीकरण को प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे प्रभावित किया जा रहा है। दूसरा है छात्र शिक्षक अंतःक्रिया। छात्रों के जो रोल मॉडल होते हैं वे प्रारंभ में शिक्षक होते हैं। बच्चे शिक्षक को देख करके बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और शिक्षक का अनुकरण करते हैं। तो छात्र शिक्षक अंतःक्रिया भी समाजीकरण को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। शिक्षकों के बोलने का ढंग बच्चे कॉपी करते हैं, उनके पहनावे का स्टाइल बच्चे कॉपी करते हैं, उनके कुछ कहने का
तरीका बच्चों को कुछ खास अच्छा लगता है तो वे उसकी कॉपी करते हैं। बच्चों को डांटने का तरीका भी कभी कभी बच्चे जो है वो कॉपी करते हैं। तो छात्र शिक्षक अंतःक्रिया, उसके बाद छात्र और छात्र समूह अंतःक्रिया। एक छात्र छात्र समूह के साथ अंतःक्रिया करता है, वहाँ भी समाजीकरण प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। शिक्षक और छात्र समूह अंतःक्रिया, यह भी प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो ये 4 प्रमुख कारक हैं जो प्रत्यक्ष रूप से विद्यालय में समाजीकरण को प्रभावित करते हैं। अब बढ़ेंगे अप्रत्यक्ष कारकों की ओर। और अप्रत्यक्ष कारक में 5 प्रमुख ऐसे अप्रत्यक्ष कारक हैं जो 10 ऐसे प्रमुख अप्रत्यक्ष कारक हैं। अभी आपको स्क्रीन पर 5 दिख रहे हैं, 5 और हैं। तो सबसे पहला है विद्यालय संगठन, विद्यालय का संगठन। तो विद्यालय संगठन क्या है? विद्यालय का संगठन किन किन चीज़ों से बना हुआ? तो विद्यालय के संगठन के अगर ऊपर हम लोग चर्चा करें तो एक अलग से क्लास बन सकता है। विद्यालय का संगठन काफ़ी व्यापक चैप्टर है। और विद्यालय के संगठन में प्रमुख चीज़ें क्या हैं? तो विद्यालय का भवन, विद्यालय परिवार जिसमें शिक्षक आते हैं, छात्र आते हैं एवं अन्य कर्मी आते हैं। और विद्यालय संगठन में VSS भी आता है, विद्यालय शिक्षा समिति। तो विद्यालय शिक्षा समिति क्या है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय शिक्षा समिति का गठन किया गया है, जिसमें जो बच्चे हैं उनके अभिभावक उसके सदस्य होते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष में एक अध्यक्ष, एक सचिव का चुनाव होता है, 12 सदस्य होते हैं। और विद्यालय शिक्षा समिति में ही विद्यालय विकास मद में जो पैसा आता है, उन पैसों को कैसे खर्च करना है, किस मद में क्या खर्च करना है, विद्यालय का विकास कैसे हो, बच्चों की पढ़ाई में क्या कहाँ पे सुधार होना है, इन सारी चीज़ों की चर्चा होती है। हालांकि विद्यालय शिक्षा समिति उतना सफल नहीं हो पाई जितना सफल होना चाहिए था। इसमें कई कारक हैं, इसके ऊपर हम लोग फिलहाल बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी यहाँ देखते हैं अप्रत्यक्ष कारकों की ओर। अगला है विद्यालय की वैचारिकी। वैचारिकी का मतलब जो विद्यालय के जो शिक्षा समूह के परिवार हैं, शिक्षक हैं, जिनका विचार स्पष्ट रूप से बच्चों को प्रभावित करता है। अगला है शिक्षण अधिगम दर्शन, जो शिक्षण के टेक्निक्स विद्यालय में अपनाए जाते हैं। विद्यालय का जो भवन है उसमें भवन के ऊपर स्लोगन्स लिखे हुए होते हैं, बहुत सारी शुक्तियाँ लिखी रहती हैं, उसका भी प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। बच्चे उसे पढ़ करके प्रत्यक्ष रूप से इसका रिप्लाई तो नहीं करते हैं, उस पर रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी चीज़ें चली जाती हैं। चौथा है शिक्षक। शिक्षक भी बच्चों को स्पष्ट रूप से प्रभावित करते हैं। ये प्रत्यक्ष कारक भी हैं और अप्रत्यक्ष कारक भी हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चे जो है शिक्षक से डायरेक्ट नहीं सीखते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से सीख जाते हैं। शिक्षकों की कुछ आदतों को बच्चे कॉपी करते हैं, शिक्षक के सामने वे करके नहीं दिखाते हैं, पीछे करते हैं। विभिन्न सामाजिक समूहों और जातीय परंपराओं से आए हुए विद्यार्थी, अलग अलग सामाजिक समूह, अलग अलग जाति वर्ग से आए हुए बच्चे एक दूसरे को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते ही हैं। इसके बाद है पाठ्यक्रम, सिलेबस। जो सिलेबस तैयार किया गया है तो वह भी अप्रत्यक्ष रूप से समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, उस पर उसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, उसका सामाजिक परिप्रेक्ष्य, भौगोलिक परिप्रेक्ष्य, ये सारा कुछ प्रभावित करता है। अगला है शिक्षण विधियाँ। शिक्षकों के पढ़ाने के तरीके भी समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। और इसके बाद है विद्यालय अनुशासन। विद्यालय का जो अनुशासन है वो किस प्रकार का, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। समाजीकरण की प्रक्रिया में विद्यालय अनुशासन काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यदि विद्यालय में अनुशासित वातावरण है तो वहाँ काफ़ी अच्छा समाजीकरण देखने को मिलेगा। वहीं अगर अनुशासन में ढील है, लचर पचर व्यवस्था है, तो वहाँ के बच्चे आप देख लोगे किस प्रकार के होते हैं। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं खेलकूद ये भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह, गणतंत्रता दिवस समारोह, गांधी जयंती, बहुत सारी जयंतियाँ मनाई जाती हैं, खेलकूद प्रतियोगिता करवाई जाती हैं, तरंग प्रतियोगिता करवाई जाती हैं। तो ये जो प्रतियोगिताएं हैं ये अप्रत्यक्ष रूप से समाजीकरण को प्रभावित करती हैं।
प्रत्यक्ष रूप से भी प्रभावित करती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और अगला है विद्यालय द्वारा प्रयुक्त संप्रेषण के साधन और भाषा। बहुत सारे विद्यालय ऐसे होते हैं, खास करके प्राइवेट विद्यालय, जहाँ पे भाषा को लेकर के सख्त रवैया अपनाया जाता है। जो अंग्रेजी विद्यालय होते हैं, इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल्स होते हैं, जो केवल अपने यहाँ अंग्रेजी बोलने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, तो वहाँ के बच्चे निश्चित रूप से अंग्रेजी अच्छा बोलना सीख जाएंगे, जबकि उनकी हिंदी कमज़ोर हो जाएगी। और वहीं अगर किसी विद्यालय में, जैसे सरकारी विद्यालय हैं, वहाँ अंग्रेजी की पढ़ाई नहीं होती, अंग्रेजी के शिक्षक नहीं हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि वहाँ बच्चों की अंग्रेजी कमज़ोर रह जाएगी, वहाँ के बच्चे अंग्रेजी में काफ़ी डल रह जाएंगे। और बिहार के साथ ये बहुत बड़ी समस्या है। बिहार में अंग्रेजी के शिक्षकों की बहुत भारी कमी है, और इस वजह से बच्चे जो है किसी प्रकार का उनको एक्सपोजर नहीं मिल पाता है, अंग्रेजी सीख नहीं पाते हैं। तो विद्यालय द्वारा जो प्रयुक्त संप्रेषण और भाषा का जो साधन होता है, वह भी अप्रत्यक्ष रूप से समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। अब तीसरा टॉपिक है शिक्षा, शिक्षण तथा विद्यालय। सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक व राजनीतिक आधार। तो समाज अपने सांस्कृतिक प्रवाह को बनाए रखने के लिए भावी नागरिकों को सांस्कृतिक तत्वों से अवगत कराता है ना। प्रत्येक समाज अपने सांस्कृतिक प्रवाह को बनाए रखना चाहता है, और इस हेतु वह अपने भावी नागरिकों को, यानी कि बच्चों को, सांस्कृतिक तत्वों से अवगत कराता है। समाज संस्कृति विशेष के अनुसार जीवन यापन हेतु आवश्यक कौशलों को, ज्ञान को, अभिवृत्तियों को आदि के विकास को सुनिश्चित करता है, जिससे हम संस्कृतिकरण या समाजीकरण के नाम से जानते हैं। यहाँ आप स्पष्ट रूप से समाजीकरण की परिभाषा भी आप लोगों को देखने को मिल गई। यदि आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि समाजीकरण की प्रक्रिया से आप क्या समझते हो, तो ये पैराग्राफ आप लिख दें, इसका सटीक आंसर हो जाएगा। समाजीकरण की प्रक्रिया क्या होती है। और इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु विद्यालय की स्थापना करता है ना। समाजीकरण कैसे बच्चों में आएगा, इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विद्यालय की स्थापना की जाती है। तो विद्यालय की स्थापना, विद्यालय का संगठन का स्वरूप, पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन, शिक्षण विधियां, शिक्षकों का चयन आदि सभी शिक्षा के तत्वों का स्वरूप समाज विशेष के सांस्कृतिक तत्वों पर निर्भर करता है। समाज इन सब बातों का प्रबंधन विशेषीकृत शासन और प्रशासन तंत्र के माध्यम से करता है। एक विशेष तंत्र, एक विशेष शासन प्रणाली बनी हुई है जो शिक्षा विभाग को चलाती है ना। हमारे देश में शिक्षा मंत्रालय है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, पहले शिक्षा मंत्रालय ही था, फिर इसको बीच में मानव संसाधन के नाम से जाना गया, और अब फिर से वापस इसे शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। तो एक विशेषीकृत शासन व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है, जो इन सारी चीज़ों का मॉनिटरिंग करती है। समाज के कल्याण हेतु नीतियों का निर्धारण करने वाला जो तंत्र है, जिसे समाज ने नीति निर्धारण के क्षेत्र में सर्वोच्च अधिकार प्रदान किए हैं, वही राजनीतिक तंत्र शिक्षा जैसी कल्याणकारी सामाजिक प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न होने के लिए नीतियों का निर्धारण करता है। हमारे देश में आज़ादी के बाद कुछ प्रमुख शिक्षा नीतियाँ आई। शिक्षा नीति 1962, 1986, 1992 में भी संशोधन हुआ। अब उसके बाद आकर के NEP 2020 है ना, नई शिक्षा नीति 2020। तो इस प्रकार से शिक्षा नीतियाँ आती हैं, उसके अनुरूप पाठ्यचर्या का प्रारूप बनता है, फिर पाठ्यक्रम तैयार किए जाते हैं। इस प्रकार से शिक्षा की पद्धति चलती है। तो शिक्षा का राजनीतिक आधार क्या है, इसे समझ लें, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस पर काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला है प्राचीन उदारवादी सिद्धांत। उदारवादी, लिबरल, इसको लिबरल अंग्रेजी में कहते हैं, लिबरलिज्म, ठीक है। तो उदारवादी सिद्धांत के अंतर्गत दो सिद्धांत आते हैं। पहला है शास्त्रीय उदारवादी सिद्धांत, और दूसरा है प्रगतिशील उदारवादी सिद्धांत। तो शास्त्रीय उदारवादी सिद्धांत क्या? शास्त्रीय उदारवादी सिद्धांत के प्रतिपादक हॉब्स, लॉक और रूसो महोदय थे। ये काफ़ी जाने माने मनोवैज्ञानिक व शिक्षाविद रहे हैं। इनके अनुसार राज्य का उद्भव जन कल्याण के उद्देश्य से हुआ। राज्य का जो उद्भव हुआ वो जन कल्याण के उद्देश्य से हुआ। जन समुदाय ने जन कल्याण के लिए सर्वोच्च शक्तियां राज्य को दी,
राज्य एक प्रभुत्व संपन्न सत्ता है जिसकी स्थापना जनता के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हुई है। अतः शिक्षा का प्रबंध करना राज्य की स्वाभाविक जिम्मेदारी हो जाती है। ठीक है। बच्चों की उचित शिक्षा हेतु आवश्यक सुविधाओं को जुटाना राज्य का कर्तव्य है, लेकिन इन सब कार्यों से ऊपर शर्त यह है कि राज्य की शिक्षा नीति जनहितकारी होनी चाहिए। साथ ही राज्य कोई भी नीति विद्यार्थियों और अभिभावकों पर थोप नहीं सकता है। ये कौन सा सिद्धांत कहता है? ये उदारवादी, शास्त्रीय उदारवादी सिद्धांत कहता है कि राज्य शिक्षा के संबंध में नीतियां लागू कर सकती हैं, लेकिन उसे अभिभावकों व शिक्षार्थियों के ऊपर थोप नहीं सकती हैं। वही दूसरा जो सिद्धांत है प्रगतिशील उदारवादी संकल्पना, इसके अनुसार राज्य का प्रमुख कार्य है कि वह व्यक्ति की शैक्षिक स्वतंत्रता की रक्षा करे और उचित अवसर प्रदान करे। ठीक है। शिक्षा समुदाय की उन्नति का आधार है, अतः राज्य को अनिवार्य रूप से शिक्षा के लिए साधन उपलब्ध कराना है। प्रगतिशील उदारवादी सिद्धांत में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का स्वरूप सामने आता है और इसकी व्यवस्था करना राज्य का दायित्व है। ये प्रगतिशील उदारवादी सिद्धांत कहता है। अब इसके बाद दूसरा है राष्ट्रवादी सर्वाधिकारवादी सिद्धांत। यह राजनीतिक चिंतन राज्य की सत्ता को सर्वोपरि मानता है। ठीक है। राज्य की सत्ता को सर्वोपरि सबसे ऊपर मानता है। व्यक्ति से राज्य की सत्ता उच्च है और राज्य के हितों के आगे व्यक्ति के हित नगण्य है। ये मानना है राष्ट्रवादी सर्वाधिकारवादी सिद्धांत का। अतः जनता के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, यहाँ तक कि धार्मिक और पारिवारिक मामलों में राज्य का हस्तक्षेप व नियंत्रण रहता है, जैसा कि आप चाइना में देख सकते हो। यहाँ शिक्षा का स्वरूप पूर्णतया राजकीय होता है, यानी कि जो राज्य ने तय कर दिया आपको उसी के अनुसार से पढ़ना होगा, उसी के अनुसार से सब कुछ करना होगा, जिसका उद्देश्य राज्य की नीतियों का पालन करने हेतु नागरिकों को तैयार करना होता है। यहाँ शिक्षा व्यक्तित्व विकास का साधन ना होकर के राज्य के विकास और कल्याण का साधन हो जाती है। ठीक है। अगला है पूंजीवादी बनाम साम्यवादी राज्य। पूंजीवादी एक तरफ और साम्यवादी दूसरी तरफ, दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, परस्पर विरोधी हैं। तो पूंजीवादी तंत्र में शिक्षा की द्वैत प्रणाली प्रचलित होती है। द्वैत प्रणाली क्या है? द्वैत प्रणाली का मतलब होता है दोहरी प्रणाली, जिसमें एक तरफ तो वे लोग होते हैं जो पूंजीवादी व्यवस्था में हैं, जो पूंजीपति वर्ग से हैं, उनके बच्चों के लिए बौद्धिक शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, और जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उनके लिए कौशलों की, स्किल्स की शिक्षा दी जाती है ताकि वे काम करना सीखें और फैक्ट्री में आकर के काम करें। और जो फैक्ट्री चलाने वालों के बच्चे हैं, बिजनेस क्लास के जो बच्चे हैं, वे इंटेलेक्चुअल नॉलेज प्राप्त करें ताकि वे लगातार उनके ऊपर शोषण करते रहें, उनके ऊपर शासन करते रहें। जबकि साम्यवादी शिक्षा का स्वरूप इसके विपरीत सभी के लिए एक समान शिक्षा का है। ठीक है। साम्यवादी सिद्धांत में कहा गया है कि शिक्षा सबके लिए होनी चाहिए, शिक्षा एक समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो पूंजीपति वर्ग हैं उन्हें दूसरे प्रकार की शिक्षा और जो सामान्य जनता है उसे दूसरे प्रकार की शिक्षा दी जाए। तो हमारे यहाँ भी एक समान स्कूल प्रणाली नामक एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। हालांकि उसे लागू अभी तक नहीं किया गया है, जिसकी मांग बराबर की जाती है विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा, लेकिन उसे लागू नहीं किया गया। तो साम्यवादी सिद्धांत के अनुसार उसे बनाया गया था। तो साम्यवादी सिद्धांत के अनुसार शिक्षा उत्पादन का साधन है। शिक्षा क्या है? तो वो उत्पादन का साधन है। अतः साम्यवादी शिक्षा पर निजी स्वामित्व का विरोध करता है। इस शिक्षा पर निजी स्वामित्व नहीं होना चाहिए, किसी का अपना व्यक्तिगत अधिकार शिक्षा पर नहीं होना चाहिए। शिक्षा पर राज्य का स्वामित्व होना चाहिए ताकि सभी को एक समान शिक्षा के अवसर प्राप्त हो सके। आगे है अधिनायकवादी राज्य सिद्धांत। अधिनायकवादी से आप क्या समझते हो? डिक्टेटरशिप। ठीक है। इसके कई स्वरूप आप देख सकते हो इतिहास में, वर्तमान समय में कहीं कहीं है। एक तंत्र, अल्पतंत्र, कुलीन तंत्र, नाजीवाद, फांसीवाद, सैन्य तंत्र इत्यादि
ये अधिनायकवाद के ही स्वरूप है। उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया और अभी अफगानिस्तान में आ गया, तो अधिनायकवादी राज्य सिद्धांत इसे कहा जाता है। इन सभी वर्गों में सत्ता या तो एक व्यक्ति के हाथ में होती है या एक परिवार के हाथ में होती है, या फिर कुछ चुनिंदा लोग होते हैं जो पूरे देश को चलाते हैं। इस तरह के तंत्र में दो तरह की शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। एक तो उनके लिए जो शासन का हिस्सा है और जिनको शासन चलाने की शिक्षा दी जाती है, और दूसरे शासित आमजन जिन्हें आज्ञा पालन की शिक्षा दी जाती है। तो वहाँ भी काफ़ी भेदभाव देखने को मिलता है। अब है लोकतंत्र। लोकतंत्र में शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप देखने को मिलता है हमारे भारत में, और साथ ही साथ दुनिया के वे सभी देश जहाँ लोकतांत्रिक शिक्षा व्यवस्था है वहाँ शिक्षा सभी के लिए उपलब्ध कराई जाती है। लोकतंत्र में व्यक्ति की गरिमा का मुख्य स्थान होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में बेजोड़ है, उसका अस्तित्व किसी अन्य पर निर्भर नहीं है। वह किसी व्यक्ति या संस्था के लिए साधन नहीं है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास ही साध्य है। व्यक्ति के विकास से ही समाज तथा राष्ट्र का विकास संभव है। तो लोकतंत्र में यह अवधारणा है कि लोकतंत्र में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास ही साध्य होता है और व्यक्ति के विकास से ही समाज तथा राष्ट्र का विकास संभव होता है। तो ये सबसे अच्छी सोच है, सबसे अच्छी अवधारणा है, सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है। लोकतांत्रिक शिक्षा प्रणाली व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास को लक्ष्य मानती है और छात्रों में अध्यवसाय, आत्मविश्वास व स्वावलंबन जैसे गुणों का विकास करती है। और हमारे यहाँ इंडिया में लोकतंत्र है और लोकतांत्रिक शिक्षा व्यवस्था है। अब है शिक्षा के आर्थिक आधार। तो शिक्षा विकास और उत्पादन का साधन होता है। शिक्षा क्या है? तो विकास और उत्पादन दोनों का प्रमुख साधन शिक्षा होती है। आर्थिक क्षेत्र में उन्नति हेतु कुछ ज्ञान और कौशलों की आवश्यकता होती है जिन्हें सामाजिक यानी कि शिक्षा के द्वारा विकसित किया जाता है। आर्थिक क्षेत्र में यदि आप उन्नति करना चाहते हो तो आपको कुछ स्किल्स आने चाहिए, कुछ ज्ञान चाहिए, और उसकी प्राप्ति आपको कहाँ से होगी? तो निश्चित रूप से शिक्षा के द्वारा आपको वे सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। स्कूल के द्वारा, स्कूलिंग के द्वारा। शिक्षा के आर्थिक परिप्रेक्ष्य में हुए अनुसंधानों से यह ज्ञात होता है कि शिक्षा पर लगाया गया धन उपभोग और निवेश दोनों ही कोटि में आता है। ये बहुत ही विचित्र बात है कि शिक्षा पर आप जो धन लगा रहे हो वह उपभोग भी है और निवेश भी है। उपभोग इस मायने में है कि आप जो कुछ सीख रहे हो वो आपके पास है, ना कि वो खर्च हो रहा है ना। और निवेश इस मायने में है कि आप शिक्षा में निवेश कर रहे हो तो आगे चल करके उसका प्रॉफिट, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो ये उपभोग भी है, आपने उपभोग भी कर लिया और निवेश भी कर दिया। इसमें आर्थिक विकास और शैक्षिक व्यय में घनिष्ठ संबंध है, यानी कि दोनों अन्योन्याश्रित होते हैं। ठीक है, तो ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें मैंने बिल्कुल चुन चुन करके लिखा है। आप लोगों को इसे इलाबोरेट कर देना है, और जैसे मैं इलाबोरेट करके समझा रहा हूँ बिल्कुल उसी प्रकार से आप लोगों को लिखना है। और आगे मैंने जैसा कि पहले ही कह दिया है कि प्रश्नोत्तर आपको देखने को मिलेंगे, तो आप प्रश्नोत्तर तक जरूर क्लास को वॉच करें। प्रश्न को बनाना काफ़ी ज़रूरी है, और प्रश्न को बना करके आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देना है। ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो लोग अभी तक हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, ग्रुप से जुड़ना ना भूलें, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक जरूर पहुँचाएँ ताकि उन सभी को इसका लाभ मिल सके। और डीएलएड क्लासेस अभी के समय में काफ़ी मुश्किल से आपको मिलेंगे, और जब मैं पढ़ता था तो इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब आप लोगों के लिए मैं हूँ, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको डीएलएड के पूरे कोर्स को करवाने की। तो आगे देखते हैं कि शिक्षा का आर्थिक आधार क्या कहता है। शिक्षा पर लगाया गया धन और समय व्यक्तियों की कार्य क्षमता में वृद्धि करता है, जिससे वे कम समय में अधिक कार्य व उत्पादन करने में सक्षम हो जाते हैं। यदि आप अपने एजुकेशन पर इन्वेस्टमेंट करते हो, आगे चल कर के आपको उसका काफ़ी बेनिफिट देखने को मिलेगा। मैंने क्लासेस फ्री रखे हैं, नोट्स जितने भी आएंगे वो पीडीएफ में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन बुक्स के लिए मैंने एक प्राइस रखा था, और उस प्राइस को रखने के पीछे मेरा एक कारण था। कारण ये था कि बहुत सारे लोग
जो फ्री में चीज़ें मिल जाती हैं उसका कोई मूल्य नहीं लगाते, उसका कोई महत्व नहीं समझते हैं। किताबें अगर उन्हें मिल भी जाती, वे डाउनलोड कर लेते और किताबें ऐसे ही रखी रह जाती, उनके फाइल में रखी रह जाती। लेकिन यदि आप पैसा लगा करके परचेज कर रहे हो तो आप उसे एक बार ज़रूर पढ़ोगे खोल करके, तो इसका ये महत्व होता है। और मैं आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अलावा बहुत सारे ऐसे इम्पोर्टेंट किताबों को अवेलेबल करा रहा हूँ जिसे पढ़ना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी है। टोटल 35 किताबों का कॉम्बो पैक है, तो एक एक किताब आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा भी जो अन्य महत्वपूर्ण पीडीएफ्स हैं वो हमारे वेबसाइट पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहते हैं, तो आप जब भी चाहो वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। तो शिक्षा क्या है? तो शिक्षा में जो धन लगाया जाता है, जो समय लगाया जाता है, वह व्यक्तियों की कार्य क्षमता में वृद्धि करने के लिए होता है ना? कम समय में अधिक कार्य करने का कौशल आ जाता है, ठीक है? तो एक निश्चित समय अंतराल के बाद शिक्षा पर लगाया गया धन लाभ के साथ निवेशक को वापस हो जाता है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपने एजुकेशन के ऊपर करो। अपने एजुकेशन पर इन्वेस्ट करने से आपको पीछे नहीं हटना है। अब आपके सामने महत्वपूर्ण प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। 100 से 110 शब्दों में इसके उत्तर लिखने हैं आप लोगों को। 1 2 3 4 5 6 सवाल आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 200 से लेकर के 250 शब्दों में आपको इनके उत्तर लिखने हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और आपको ये सारे बना करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज देना है, स्कैन करके पीडीएफ बना करके। मैं चेक करके आपको वापस बता दूंगा, ठीक है? तो मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।